दोस्तों, आज का विषय काफी गंभीर है। इसको सुनना और समझना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। कोई भी इंसान हो, कोई देश हो, अपने अपमान का बदला कभी भी नहीं भूलता है। जर्मनी के जर्मनी को जिस तरीके से आघात लगा, जर्मनी उसको कभी भी भूलेगा नहीं। जर्मनी अपना बदला जरूर लेगा, आज नहीं तो कल। जर्मनी के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो 2010 के अंदर कंप्लीट हुए हैं। मतलब यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिकन ने उनके ऊपर डेट जो था, कर्ज, वो आरोप किया था। ठीक है, अप्लाई किया था और उसके बाद में जर्मनी के ऊपर इतना कर्जा था कि जो डैमेज हुआ था 2010 में ही जाकर उसने अपना कर्जा चुकाया था। जापान की बात करते हैं। जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया गया था और जापान ने अपने हथियार डाल दिए थे 15 अगस्त 1945 को। वो डेट 15 अगस्त की बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 अगस्त को तो भारत को आजादी मिली और 15 अगस्त को ही शेख मुजीबुर रहमान की हत्या बांग्लादेश के अंदर कर दी गई थी और उसी 15 अगस्त की डेट को बांग्लादेश जापान ने अपने हथियार भी डाल दिए थे, उसने सरेंडर कर दिया था। लेकिन इसमें वर्ष अलग अलग है, ईयर अलग अलग है। भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जापान ने सरेंडर किया 15 अगस्त 1945 को और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई 15 अगस्त 1975 को। ये डेट, ईयर अलग अलग है, डेट सेम है। अब जापान बहुत आगे ताकतवर जो था वो बना हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जापान से कुछ गलतियां होने लगी और गलती के अंदर जापान ने हवाई आइलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। होनोलुलु का आपने नाम सुना होगा, जहां पर अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय अपना हनीमून मनाने के लिए गए थे। वो हवाई आइलैंड के ऊपर ही स्थित है। हवाई आइलैंड के ऊपर अमेरिका के नौसैनिक बेड़े, एयरफोर्स स्टेशन और यहां तक कि डिफेंस जो इक्विपमेंट्स थे वो हवाई आइलैंड पर स्थित थे। अमेरिका पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नहीं था, लेकिन जैसे ही जापान ने अटैक किया, अमेरिका की उसके अंदर एंट्री हुई और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा दिए। यह डेट 6 अगस्त 1945 की थी, जिस समय हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया गया लिटिल बॉय के नाम से, और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन के नाम से जापान के ऊपर परमाणु बम से हमला किया गया। और उसके महज 6 दिन बाद में 15 अगस्त 1945 को ही जापान ने सरेंडर कर दिया और यह भी कहा कि हम लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स या डिफेंस के अंदर कोई एक्सपांशन नहीं करेंगे और हम कभी भी अशांति की तरफ नहीं जाएंगे, अपने वेपन्स को एक्सपांड नहीं करेंगे। लेकिन वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब वापस से जापान की शक्तियां सिर उठाने लगी हैं और वो मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। यूरोपियन कंट्रीज को, खास तौर पर अमेरिका अलर्ट पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय चाइना के लिए है, क्योंकि चाइना का पड़ोसी देश, समुद्री सीमा को साझा करने वाला देश जापान अब कहीं ना कहीं उस रेड अलर्ट का इंतजार कर रहा है कि कब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे और मेरे लिए भी वो अलार्मिंग कंडीशन बन जाए और मैं जो है जापान चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दूं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जापान ने तो वादा किया था हम कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन अब जापान के हालात बदल चुके हैं। मैं बहुत मोटिवेट होता हूं जापान से, क्योंकि एक छोटा सा देश जो कि आइलैंड कंट्रीज के ऊपर, आइलैंड्स के ऊपर बसा हुआ है, उसने अपना डेवलपमेंट इस तरीके से किया कि वो दूसरे देशों के लिए मिसाल बन चुका है। वहां पर अर्थक्वेक्स आते हैं, वहां पर सुनामी आती है, क्या कुछ वहां पर हलचलें नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देखिए जापान ने किस तरीके से अपने आप को डेवलप किया है। यह सराहनीय एक कदम है। बदल चुकी है अब पूरी की पूरी स्थिति। देखिए, फॉर 8 डिकेड्स जापान सिक्योरिटी पोस्चर वाज डिफाइंड बाय 3 नियर। देखिए, आज लगभग 80 साल के आसपास हो चुके हैं, 8 डिकेड इसके अंदर निकल चुके हैं। नो मीनिंगफुल यूज ऑफ मिलिट्री पावर। जापान के लिए कोई भी मिलिट्री पावर जो है वो यूजफुल नहीं है, मतलब वो मना करता है। नो आर्म एक्सपोर्ट, कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह नहीं है। मिनिमल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, वो बहुत कम खर्च करेगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर। ये जापान ने पिछले 80 दशक के अंदर कुछ पॉलिसीज को अपना कर रखा, लेकिन वो धारणाएं अब बदलती जा रही हैं, धारणाएं चेंज होती जा रही हैं। मैं जब भी क्लासेस को लेता हूं, है ना, तो अक्सर मैं जापान का मिसाल दिया करता हूं कि जापान जो कि 4 आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है, होकाइडो, हॉन्शू, शिकोको और क्यूशू,
कि 4 आइलैंड्स हैं यूपीसी के अंदर। एक बार इसका नॉर्थ टू साउथ का एक ऑर्डर जो है वो भी पूछा गया था, ठीक है। इसी पर स्थित है हिरोशिमा और नागासाकी। ओके, अब ये 4 छोटे से कंट्री, छोटे से आइलैंड जो है, इनसे मिलकर जापान बनाए, लेकिन जापान ने मिसाल कायम की है। आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर क्या ही अपनी औकात रखता होगा जापान। आज आप ब्राजील देख लीजिए, अर्जेंटीना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, उनके सामने तो क्या ही औकात है इसकी। लेकिन फिर भी जापान ने पूरे विश्व को हिला दिया था। क्योंकि मेरा यह मानना है पर्सनली, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, अपनी हिम्मत दिखानी है, तो उसके पास में केवल एकमात्र चीज होनी चाहिए और वो है राष्ट्रवाद। मेरे टीचिंग अनुभव, मेरा जो पर्सनल जो पढ़ाने का अनुभव रहा है इतने सालों का, उसमें मैंने चीज एक नोटिस की है, और वो है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर राष्ट्रवाद अगर हो, नेशनलिज्म हो, पैट्रियटिज्म हो, तो वो देश कभी मात नहीं खा सकता है। उस देश में कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा, उस देश के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, और साथ ही के अंदर वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पाएगा। और इसका एग्जाम्पल है इजराइल। इजराइल के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रूव किया है, किसी और देश ने नहीं किया होगा। आज राष्ट्रवाद को जिस तरीके से चाइना ने प्रूव किया है, किसी और देश ने नहीं किया होगा। मैं चाहता हूं कि मैं भी, मतलब हमारा जो देश है, मेरे साथ में हर अपने देश का नागरिक अपने राष्ट्रवाद को दिखा दे, और वो तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार खत्म हो। हमारे सांसों के अंदर, हमारे खून के अंदर जब भ्रष्टाचार होगा, तो कौन सा राष्ट्र प्रेम है और कौन सा राष्ट्रवाद है? आज जापान में इसी राष्ट्रवाद की मिसाल है। सोचता हूं मैं भी मिसाल दूंगा अपने देश की, अभी नहीं दे सकता हूं। जापान जो है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसने हलचल मचाई थी 1945 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। और उसकी ताकत का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि उसने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। आप देखिए इस मैप के अंदर, इस मैप में आप देखिए कि यहां पर जापान है, और जापान ने कहां पर अटैक किया था? यहां पर हवाई आइलैंड है। अब ये अमेरिका इतना बड़ा और जापान इतना सा, उस समय की ताकत आप मेजर कर सकते हैं कि छोटे से देश ने जबरदस्त अटैक कर दिया। सोच सकते हैं आप। लेकिन जापान ने क्या कुछ नहीं सहा है। सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, देश डूब जाता है। वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो कई बार तबाह हो चुके हैं। 2011 की घटना आपको पता होगी, इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर केमिकल्स जो थे रिलीज हो गए थे। आज भी जापान का जो पानी है वो इन्फेक्टेड है, पता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए जापान किस और बढ़ रहा है। जापान बढ़ रहा है अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ और न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की तरफ, और इस बात को वो प्रूफ कर चुका है, ठीक है। अब ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह की, क्या क्या फ्लैश पॉइंट्स हो सकते हैं। वाई ताइवान इज द फ्लैश पॉइंट। ताइवान वही फ्लैश पॉइंट होगा जिस दिन चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया, उस दिन जापान जो है वो क्या करेगा? चाइना के ऊपर अटैक कर सकता है, और वो रिस्क हो जाएगा चाइना के लिए। भारत को भी बहुत बड़ा फायदा इसके अंदर इनडायरेक्टली हो सकता है और होगा। लेकिन बात यह है कि जापान ने तो ये कहा था कि हम तो कभी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे नहीं। फिर ये कैसे पॉसिबल जो है वो हो पाया है? और समझिए उस चीज को। देखिए जापान तो फिर भी आपको यहां पर लग रहा है कि जापान तो यहां पर है, लेकिन जापान ने अपने न्यूक्लियर जो स्टोरेज है वो यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर बनाए हुए हैं। चाइना आज इस बात से घबराया हुआ है कि जापान ने चोरी छिपे इतना सारा न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा कैसे कर लिया है। जापान ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से 44 टन प्लूटोनियम को इकट्ठा कर लिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया जाए तो उसके अंदर केवल 8 केजी ही प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, मात्र 8 केजी। और 44 टन अगर होगा तो मान के चलिए कितने बॉम्ब वो बना लेगा। चाइना ने जापान के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जापान के पास में ऑलरेडी 2 से 3 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, लेकिन जापान इस बात से डिनाई करता है कि हमारे पास में ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जापान अब आगे आने वाले समय के अंदर उभरती हुई वर्ल्ड पावर हो सकता है, और इस बात को वो प्रूव कर रहा है। कैसे? जिस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसको ये बात समझ में आ गई कि मुझे भी अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वो दूसरे देशों के अंदर पहुंच रहा है कि यार हमारी मदद कर दो, जापान के पास में कभी ये हालात ना बन जाए, इसीलिए उसने पिछले कुछ दशकों के अंदर अपनी डिफेंस जो स्पेंडिंग है उसको 1% से भी नीचे रखा है।
1% से भी नीचे जो है अपना डिफेंस का इन्वेस्टमेंट रखा है। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें जापान को स्पार्क मिला। और 2021 में 22 के अंदर जिस तरीके से यूक्रेन ने और रशिया ने दोनों ने आपस में उलझकर ये सब कुछ झमेला खड़ा कर दिया, उसके बाद से जापान ने अपने डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का उसको बढ़ा दिया है। पहले 1% से कम हुआ करता था वादे के मुताबिक कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाएंगे, लेकिन वही वादा जो है वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने अब अपना स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा दिया है 1.41। ये देखिए आप, जीडीपी बाय 2027। तो न्यू डिफेंस पॉलिसी अडॉप्टेड इन 2022 में जिस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, उस समय जापान ने अपनी न्यू पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की, रेज डिफेंस स्पेंडिंग टू 2%। उसको ये लगता है कि जीडीपी का 2% 2027 तक मैं खर्च करूंगा। 2% का मतलब आप समझते हैं। आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर तो वो क्या कर देगा, अपने डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर देगा। तो जापान आगे आने वाले समय के अंदर उभरती हुई शक्ति हो सकता है। आप जापान ने 2009 है ना, 2009 हुआ, 2015 हुआ, 2022 में देखिए शिफ्ट कर लिया पोस्चर बाय प्रोक्यूरिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल टू एस्टैब्लिश काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। दूसरे देशों को मात देने के लिए उसने अपने जो मिसाइल सिस्टम है उसको दुरुस्त कर लिया है। ओके, जापान ने न्यू इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका गठन किया। गठन कब हुआ, लेजिस्लेशन में पास हुआ है अप्रैल मई 2026 के अंदर, एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल, मतलब दिसंबर 2026 तक ये न्यू इंटेलिजेंस एजेंसी अब काम करने लगेगी, जिसके ऊपर $407 मिलियन का खर्च आएगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल एंड नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इसमें 2 एजेंसीज काम करेंगी। सेंट्रल कमांड इसके अंदर होगा और प्राइमरी फोकस इसका रहेगा फॉरेन थ्रेट्स, विदेश से जो धमकियां मिलती हैं, है ना, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे सके। ठीक है, साइबर अटैक्स हुए, अदर सिक्योरिटी चैलेंजेस इनके सामने आएंगे, उससे लड़ने के लिए ही न्यू इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इन्होंने गठन कर दिया है। ठीक है, प्राइमरी रोल तो ये रहेगा कि ठीक है, अभी जो भी मुद्दे आएंगे साइबर अटैक वगैरह के, उसको ये हैंडल करेंगे और धीरे धीरे क्या कर लेंगे, अपने आप को एक्सपांड ये कर लेंगे। अब 2 बयान यहां पर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चाइना जापान के ऊपर यह आरोप लगाता है कि जापान जो है वो अब न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, लेकिन जापान ये कहता है कि व्हाइल दिस ए डिफिकल्ट इशू फॉर जापान टू डिस्कस, one topic we cannot avoid is nuclear weapon. We cannot avoid the nuclear weapon. Ukraine today could be East Asia tomorrow. मतलब ये इसको अब अवॉइड नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, क्योंकि यूक्रेन का एग्जाम्पल उनके पास में था। भाई जिस तरीके से यूक्रेन के पास में कुछ भी नहीं था और आज रशिया किस तरीके से तबाही मचा रहा है, रशिया चाहे तो यूक्रेन को आड़े हाथ ले सकता है, लेकिन वो लेता नहीं है, क्योंकि रशिया दूसरे देशों को दिखाना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी तो इतना लंबा वो दूसरे देशों को इसके अंदर शामिल करना चाहता है, लेकिन दूसरे देश शामिल नहीं हो रहे। वो चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज में शामिल हो, हुई नहीं। उसने गैस पाइपलाइंस को बंद किया ताकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एग्रेशन में आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो चाहता था कि यूरोपियन कंट्रीज शामिल हो। ओके, दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, तो आपको इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैं कहता हूं कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। चुनौतियां ही होती हैं जीवन के अंदर जो आपको बदल सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मेहनत कीजिए, चैलेंजेस को कंप्लीट कीजिए, अचीवमेंट और सक्सेस जो है आपके सामने होगी। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।